हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक फरकिया हियर अगेन वेलकमिंग यू ऑन सिविल लर्नर्स। तो काफ़ी टाइम हो गया है, दिवाली की छुट्टियां आ गई थी और उसमें एक थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले लिया था। तो उसके बाद फिर से वापस हमने वीडियो बनाने आज से स्टार्ट किए हैं। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने बघेलखंड पठार और रीवा पन्ना पठार तक पढ़ लिया था और उसके बाद मध्य प्रदेश की जियोग्राफी में भौगोलिक विभाजन अपन पढ़ रहे थे। तो उसमें अपने 2 से 3 वीडियो का और जो है भौगोलिक विभाजन बचा है, जिसमें आज का वीडियो जो रहेगा वो नर्मदा सोन घाटी प्रदेश से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद सतपुड़ा, विंध्य पर्वत और जलवायु से संबंधित अपन वीडियो बनाएंगे, जिससे अपना भौगोलिक विभाजन इन 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एमपी जियोग्राफी का ही। तो आज अपन को पढ़ना है नर्मदा सोन घाटी प्रदेश के बारे में। आई होप कि आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, क्विज भी सॉल्व कर रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा कि नोट्स बनाने से कितना बेनिफिट मिलता है। तो आज अपन नर्मदा सोन घाटी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नर्मदा सोन घाटी प्रदेश को। पीछे जैसे कि मैंने मैप बना रखा है, मैप में देख पा रहे हो नर्मदा सोन घाटी प्रदेश को। ये नर्मदा सोन घाटी प्रदेश जो है ये विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच स्थित है। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच एक भ्रंश घाटी के रूप में स्थित है, इसलिए इसे सबसे बड़ी रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। मतलब सबसे बड़ा भ्रंश कगार जो है नर्मदा सोन घाटी प्रदेश को ही कहा जाता है। अब ये ऊपर विंध्य पर्वत है और नीचे सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वत के बीच का जो स्थान है नर्मदा सोन घाटी प्रदेश है और ये जो है मध्य प्रदेश के दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है। पहला जो भाग था मालवा का पठार था, जो कि 28% क्षेत्रफल में फैला हुआ था। और ये जो पठार है ये लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर प्रतिशत की दृष्टि से बात की जाए तो 26% इसका जो है मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में योगदान है। तो आप देख पा रहे हो नर्मदा सोन घाटी प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है मध्य प्रदेश का। और ये जो है नर्मदा सोन घाटी प्रदेश, ये दोनों पर्वत के बीच एक भ्रंश में स्थित है। और यहाँ पर क्या है कि फसलों का मतलब अधिक उत्पादन होता है। गेहूँ जैसी फसल का अत्यधिक उत्पादन यहाँ पे होता है। तो इसलिए इस नर्मदा सोन घाटी प्रदेश को मध्य प्रदेश की अन्न पेटी भी कहा जाता है। ये नाम आप याद रखना है, सब पठार के निक नेम रहते हैं। तो इसका जो है मध्य प्रदेश की अन्न पेटी के रूप में नर्मदा सोन घाटी प्रदेश को जाना जाता है। अब इसके बाद अपन पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए अलग अलग डायमेंशंस में डिवाइड करेंगे। उसके बाद इसकी जो भी नदियाँ कौन सी है, चट्टान कौन से है, खनिज कौन कौन से हैं, यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या इसका महत्व हो सकता है, उद्योग कैसे हैं, वो पूरा अपन डायमेंशन में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। और साथ साथ में नोट्स इसके भी बनाते जाना सारे वीडियोस के, तो बेटर रहेगा आपके लिए। पढ़ने में उससे हेल्प मिलती रहेगी आपको और रिवाइज करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना है उसके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ की चट्टानें कौन सी है, चट्टानों के बाद फिर खनिज पे आ जाएंगे। खनिज के बाद बात करें तापमान, जलवायु, मृदा और कृषि के बारे में बात करेंगे। यहाँ के वनस्पति कौन सी है और लास्ट में इसका महत्व देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में। तो स्थिति के बारे में वही मैंने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको बताया था। तो अक्षांशीय विस्तार इसका जो है 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में नर्मदा सोन घाटी प्रदेश जो स्थित है। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार आपको एक बार रीड करना है, ये याद हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है इससे, फिर भी अपन को याद करना बेटर रहेगा। इसके बाद इसका देशांतरीय विस्तार अगर बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है ये नर्मदा सोन घाटी प्रदेश स्थित है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या होता है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब पढ़ा स्टार्ट की थी तब बता दिया था। तो इसके बाद अपना स्थिति इसकी देख ली अपन ने। और ये कौन कौन से जिलों में स्थित है, तो आपने नर्मदा नदी पढ़ा होगा। नर्मदा नदी जिन जिन जिलों से निकलती है वो जिले इसमें मेंशन कर देना, लाइक कि ये यहाँ से निकलती है अनूपपुर से, अनूपपुर, कटनी, जबलपुर, देवास, होशंगाबाद, जो भी जिले नर्मदा नदी के
अंतर्गत आते हैं वो सारे नर्मदा सोन घाटी प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल की। इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो 300 से 400 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। और इसका क्षेत्रफल बात करें, क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया था, एक बार और मैं मेंशन कर देता हूँ, 86,000 वर्ग किलोमीटर में जो है नर्मदा सोन घाटी का विस्तार है। और कुल प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो 26% एमपी की भौगोलिक विभाजन में नर्मदा सोन घाटी प्रदेश का विस्तार है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। तो नर्मदा सोन घाटी प्रदेश से नदियाँ की बात करते हैं तो नर्मदा नदी यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पे नर्मदा मेंशन ऑलरेडी है। उसके बाद यहाँ से सोन नदी निकलती है, जोहिला, ये दो प्रमुख नदियाँ। इसके बाद नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियाँ जिसमें कि तवा नदी हो गई है, शेरनी हो गई, हथनी हो गई, दूधी, ये जितनी भी नर्मदा की सहायक नदियाँ ये सारी नर्मदा सोन घाटी प्रदेश के अंतर्गत ही आती है। तो आपको इतनी नदियाँ सारी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेन नदियाँ हैं 3 से 4 वो याद रख दीजिए आप कि सोन जोहिला तो नहीं निकलती है। उसके अलावा नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियाँ है वो सारी नर्मदा सोन घाटी प्रदेश के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद अपन यहाँ पे चट्टानों की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी का जो विस्तार है पूर्व से लेकर पश्चिम तक है। तो इसमें डेफिनेटली पूर्व की चट्टानों का भी विस्तार होगा, पश्चिम की चट्टानों का भी विस्तार होगा। तो इसमें पश्चिम की जो भाग है, ये पश्चिम की साइड का जो भाग है उधर जो है दक्कन चट्टानों का विस्तार है। और ये जो पूर्वी भाग है इसका, इस पूर्वी भाग में विंध्यन, कुडप्पा और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का पूर्वी भाग में विस्तार है। तो ये आपको याद रखना है कि चट्टानें कौन कौन सी है, 2 भाग में विभाजित है, इसलिए दोनों भाग में अलग अलग चट्टानों का यहाँ पे विस्तार है। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि पश्चिमी भाग में दक्कन चट्टानों का विस्तार है और पूर्वी भाग में जो है कुडप्पा और धारवाड़ और विंध्यन जैसी चट्टानों का यहाँ पे विस्तार है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं खनिज की। खनिज में मुख्य रूप से यहाँ पे पाया जाता है जैसे दक्कन जैसी चट्टानों का विस्तार है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार है। तो यहाँ पे इससे अनुमान लगा सकते हैं तो चूना पत्थर यहाँ पे होगा। उसके अलावा आपने जलप्रपात सुने होंगे जबलपुर जैसे भेड़ाघाट वगैरह में, तो वहाँ पे संगमरमर भी पाया जाता है, तो संगमरमर भी यहाँ पर उपलब्ध है। उसके अलावा यहाँ पर कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार, इसलिए कोयला भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये आपको खनिज यहाँ पे याद रखना है। और इससे रिलेटेड अगर अपन उद्योग की बात की जाए तो उद्योग का विस्तार इतना नहीं है, मतलब बहुत कम है। जैसे कि सीमेंट उद्योग यहाँ पर चूना पत्थर की उपलब्धता है, इसलिए सीमेंट उद्योग यहाँ पे प्रमुख रूप से याद रखना है आपको। यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी प्रदेश में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग पाया जाता है। और सीमेंट उद्योग कौन से जिले में है ये भी आप इसमें मेंशन कर लेना कि जबलपुर जिले में सीमेंट उद्योग का विस्तार है। अब इसके बाद हम बात करते हैं तापमान और जलवायु की। ये नर्मदा सोन घाटी प्रदेश जो है ये पूर्व से पश्चिम तक में विस्तार है, तो इसका तापमान जलवायु में भी विभाजन है। तो इसका तापमान और जलवायु देखा तो अधिक गर्म और कम ठंडा रहता है ये प्रदेश, मतलब सामान्य ठंड रहती है यहाँ पर लेकिन गर्मी अधिक रहती है। और इसका तापमान जो है ये जलवायु में मेंशन करना। और तापमान इसका अगर बात करें तो औसत तापमान इसका होगा, पश्चिमी भाग में होगा इसका 38 डिग्री सेल्सियस, और इसके पूर्वी भाग मतलब इस वाले भाग में थोड़ा तापमान कम है 38 डिग्री सेल्सियस, और इधर पूर्वी भाग की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान रहता है। अब इसके बाद अपन वर्षा की बात करते हैं। तो ये पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है, तो नर्मदा सोन घाटी प्रदेश में इधर घने जंगल होने के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। ये पॉइंट आप याद रख लेना इसमें कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं अपन तो इसमें वर्षा की मात्रा बढ़ती है। और 57 सेंटीमीटर मतलब 57 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर तक जो है इसमें वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से वर्षा, तापमान और जलवायु के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ की वनस्पति, मृदा कृषि को छोड़कर पहले वनस्पति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा मतलब असमान है, जैसे पूर्व में पश्चिम में कम है, पूर्व में ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से सागौन, तेंदुपत्ता,
नीम जैसे वृक्षों या वनों का विस्तार है। तो ये इसमें वनस्पति में आप मेंशन कर देना। मुख्य रूप से सागौन और तेंदुपत्ता का यहाँ पे विस्तार है नर्मदा सोन घाटी प्रदेश में। तो आप वर्षा के आधार पर वनस्पति के बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद अपन मृदा और कृषि की बात करते हैं। तो यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि दक्कन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। और गहरी काली मिट्टी और सभी भागों में अलग अलग यहाँ पे मृदा पाई जाती है। अगर सोन घाटी की बात करें तो सोन घाटी में बात करें तो लाल मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। उसके अलावा नर्मदा जो है निचला प्रदेश है, तो इसमें यहाँ पर विसर्पी मार्ग होने के कारण, ये विसर्पी मार्ग नर्मदा नदी घाटी में पाया जाता है। उस कारण यहाँ पे जायद फसलों के लिए ये विसर्पी मार्ग बहुत फायदेमंद रहता है। जायद फसलों की बात करें, जायद फसलों में लाइक गन्ना हो गया है, ऐसा कोई भी व्यापारिक फसल या जायद फसल जो है विसर्पी मार्ग में मुख्य रूप से बोई जाती है। इसके बाद अपन गहरी काली मिट्टी की बात करें तो गहरी काली मिट्टी में जो कि गेहूं और कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए नर्मदा सोन घाटी को मध्य प्रदेश की अन्न पेटी भी कहा जाता है। अब मृदा और कृषि का अपना जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन लास्ट जो टॉपिक बचता है अपना महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और आपको बता दूं कि नर्मदा सोन घाटी प्रदेश जो है मध्य उच्च प्रदेश के अपन ने सारे पार्ट्स ऊपर पढ़ लिए जितने भी पढ़ा रहे। तो ये मध्य उच्च प्रदेश का आखिरी वाला भाग जो है नर्मदा सोन घाटी प्रदेश है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मध्य उच्च प्रदेश का निचला भाग नर्मदा सोन घाटी प्रदेश है। अब इसका महत्व बचा है, महत्व के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। महत्व को अपन दो दृष्टि से देखते हैं। सारे वीडियोस में मैंने बताया होगा आपको, एक तो पर्यटन की दृष्टि से महत्व को देखेंगे और एक सांस्कृतिक दृष्टि से इसके महत्व को अपन देखेंगे। तो ये नर्मदा सोन घाटी प्रदेश है। यहाँ पे जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल जितने भी जिले आते हैं वो सारे जिले यहाँ पे उसमें पर्यटन स्थान जितने भी उसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि बैतूल का मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा जलप्रपात की बात करें अपन तो नर्मदा नदी पर स्थित सारे जलप्रपात इसके अंतर्गत आएंगे। भेड़ाघाट जलप्रपात जो कि जबलपुर में है। उसके अलावा दो और जलप्रपात याद रखना, कपिल धारा और दुग्ध धारा जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है। ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा सोन घाटी प्रदेश के पर्यटन में कई जैसे कि जैन तीर्थ भी स्थित है, जलप्रपात स्थित है। उसके अलावा यहाँ पर अपन बात करें 52 गजा जैन तीर्थ के बारे में पढ़ा होगा आपने, वो भी नर्मदा सोन घाटी प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार अपन ने इसका पर्यटन की दृष्टि से महत्व देख लिया है। कई आकर्षक पर्यटन स्थल यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा सांस्कृतिक दृष्टि से अगर बात करते हैं तो इसको 3 भाग में अपन विभाजित करते हैं। ये इधर का भाग जो है निमाड़, पूर्वी भाग निमाड़, मध्य का भाग जो है इसका वो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बुंदेलखंडी लोग रहते हैं। और उसके अलावा लास्ट वाला जो है पश्चिमी भाग जहाँ पे बघेलखंडी बोली और बुंदेलखंडी बोली और निमाड़ी बोली का यहाँ पे मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सांस्कृतिक दृष्टि से भाग भी देख लिया है। इसके अलावा यहाँ पे जनजातियों की अगर बात करें तो ये पूर्वी भाग है, निमाड़ वाला जो भाग है इसमें भील जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। और मध्य का जो भाग है अपना ये यहाँ पे कोरकू जनजाति पाई जाती है। और जो पश्चिमी भाग है ये वाला, इसमें मुख्य रूप से गोंड और बेगा ये मुख्य रूप से जनजातियां यहाँ पे पाई जाती है। तो इसका महत्व हमने सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से देख लिया है। तो ये अपना नर्मदा सोन घाटी प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश की अन्य पेटी और मध्य उच्च प्रदेश का निचला भाग, ये भौगोलिक विभाजन का दूसरा सबसे बड़ा भाग था। ये अपन ने आज पूरा डिस्कस कर लिया है। तो इसके नोट्स भी आपने बना लिए होंगे साथ साथ में। और इसके बाद ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्विज सॉल्व करना, जिससे आपको अपनी जो भी पढ़ा आपने उससे अपना तैयारी का मूल्यांकन आपको हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में अपन सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल, जय हिंद।